So the paper is again May June 2019. Variant of the paper is 2-1. This is question number 1. You have I have read this question. Figure 1.1 show the distance time graph for a journey made by a cyclist between town A and town B. The cyclist leaves town A at t is equal to 0. इसका मतलब यहां से उसने लीव किया and arrive at town B at t is equal to 4.0 hours. और 4 घंटे के बाद वो कहां पहुंच गया? टाउन बी पे पहुंच गया. ओके, आफ्टर 4 hours it reached to town B. Determine the distance between the 2 hours, between the two towns. Right? हमें दो टाउन के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि दो टाउन के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कैसे कितना है. तो टाउन ए यहाँ पर है और टाउन बी जो है, टाउन ए इधर है हमारे पास और टाउन बी हमारा यहाँ पर है. तो ये आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं इधर है यहाँ पे कहीं. सो ईच स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट्स 2 kilometers. 52, 54, 56 and 58. So the answer is 58 kilometer, right? Determine the time for which the cyclist rests during the journey before he reaches the town B. Town B पे reach करने से पहले what will be the time, okay, for the cyclist. और उस टाइम पर उसने जो है वो रेस्ट किया हुआ है. क्या किया हुआ है? रेस्ट किया हुआ है. तो अब अगर आप यहां देखो नीचे टाइम के एक्सिस को पर गौर करो तो 2 और 3 के दरमियान ये कितना होगा? ये 2.5 होगा. ठीक है, ये 3 होगा. राइट. सो 2.1 ये हो गया, 2.2 ये हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसने रेस्ट करना शुरू किया है. ठीक है ना, यहाँ रेस्ट करना शुरू किया है. दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स दैट द साइक्लिस्ट रेस्ट ड्यूरिंग द जर्नी. ठीक है, तो ये आपके पास 2.2 है अगर. ठीक है, तो आप 3 में से 2.2 निकाल दोगे तो हाउ मच रिमेन्स? 0.8 आवर्स. 0.8 आवर्स, राइट. ये आपके पास टाइम आ गया. इन पार्ट बी they are asking the speed of the cyclist near the end of the journey is greater than the speed at the beginning. It states how the graph shows this. तो जी एंड ऑफ द जर्नी जो है वो उससे पहले तक तो हम ये देखें कि हमारे पास दो स्लोप्स बन रहे हैं. जब उसने टाउन ए को लीव किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बन रही है और फिर उससे रेस्ट किया और फिर वो जो है वो क्या कहते हैं टाउन बी की तरफ रवा दवा हो गया. तो इस लाइन का स्लोप एज कंपेयर टू दिस लाइन इज ग्रेटर, इज लार्जर एंड इट टेक्स अ लार्जर डिस्टेंस इन द सेम टाइम. ठीक है, अगर वो यहां से यहां तक यानी 30 किलोमीटर कितने घंटे में कर रहा है? 2.2 आवर्स में. और ये जो है वो 30 से लेकर 58 किलोमीटर तक. तो वो आप देख लो कि उसको उसके उसके हिसाब से देख लो कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कम वक्त में कर रहा है. कम वक्त में कर रहा है. ठीक है ना. वक्त कितना लग रहा है इसको? सिर्फ 1 घंटा. सिर्फ 1 घंटा. और यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं उसको? 2 घंटे लग रहे हैं. तो आप यहाँ पे लिखोगे द स्लोप इज ग्रेटर और इज लार्जर. द स्लोप is larger or it takes the larger it takes the larger distance
right, in the same unit time, right? यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? टाउन ए और टाउन बी का समझ आ गया, क्लियर हो गया? आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इस एयर को सॉल्व किया हुआ, इस वेरिएंट को सॉल्व किया हुआ, जरा बताएं मुझे। ओके, कैलकुलेट द एवरेज speed of the cyclist for the journey from A to B. Formula for speed is distance over time. जी बच्चों, अब बताइए डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगा के स्पीड कैसे निकलेगी? बाय लुकिंग एट द ग्राफ। जी, डिस्टेंस आपके पास कितना है टोटल? यहां तक 58। हाउ मच? 58। और टाइम आपके पास 4 है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, 58 डिवाइड बाई 3.2 नहीं होगा। यहां से सफर शुरू हुआ है ना, और यहाँ पे खत्म हुआ है, उसके बाद ये फिर रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो 58 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक कवर हुआ है। ये देखे ना, यहाँ से ये 58 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम देख लें कितना लगा उसको, 4। तो स्पीड कितनी निकल गई उसकी? 58 डिवाइड बाय 4, विच इज हाउ मच? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव किया। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। Some sources of energy used to produce electricity may run out in the future. Underline the two sources of energy that are likely to run out first before the others. जी, अब इसमें कॉन्सेप्ट है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का। रिन्यूएबल सोर्सेस में जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल कौन सी हैं? हाँ, जिसको, हाँ, कोल और ऑयल। मारिया ने सही कहा, कोल और ऑयल जो है। मायदा ने भी सही कहा, कोल और ऑयल को हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं, ये जल्दी रन आउट हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएंगी। वी गेट 1 मार्क। Figure 2.1 is a simplified diagram for a geothermal power station. Thermal energy is given to the water as it passes through rocks underground. Describe the process by which this thermal energy causes the turbine to turn. So you can see the, the cooling tower from where the cool water goes underground, and because the crust of the as we go deeper into the earth becomes hot and hot. So that water becomes hot, and water starts to boil, and they turn to into steam, and the steam with high pressure
move from here and turns the turbine. So this is the whole process. So we can written like this: cold water go underground due to go underground, and then due to hot crust of air, earth, water boils and turn into steam, turn into steam, which is of high pressure, which results to turn the turbine. टर्बाइन, ठीक है। ये तो मेरी अपनी वर्डिंग्स है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया वो तो आप अपने वर्ड में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ water from the cooling tower at 30 degree passes into the ground and is heated to 160 degree. The specific heat capacity of water is 4200 joule per kg degree. Calculate the thermal energy heat needed to heat 90 kg of water from 30 to 160 degree. Right? So we all know that the formula is Q is equal to mc delta theta. And here we want to calculate, uh, Q, okay, amount of the thermal energy, right? So M is 90. Specific heat capacity is denoted by small c, which is equal to 4200, and the change in delta theta will be given, will be calculated like 160 minus how much? 30. So the answer is like 14914 0000, and we can write it as like 4.9 10 raised to the power 7 joules. Thermal energy is stated in joules. How it will become 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So point will shift to the left, from right to the left. Right? Any question regarding this one? Yes, boys and girls. जी भाई पूछ लीजिए। ओके, कोई सवाल नहीं, आगे बढ़ते हैं। A large spring is stretched by an athlete to increase the strength of his arms. The athlete extends the spring as shown in figure 3.1 and then releases it gently. He extends and releases the spring several times during a period of 60 seconds. State the form of energy stored in the stretch spring and the form of energy stored in the muscles of the athlete. Form of energy in a spring. पहले तो ये बताएं कौन से टॉपिक से सवाल बिलोंग कर रहा है। हमने क्लास में भी रिवाइज किया अभी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक जी, इलास्टिसिटी से। आज सब लग रहा है जाग रहे हैं, शाबाश। चले मैं बता देता हूँ। रोशनी कह रही सर क्वेश्चन कराने से पहले टॉपिक बता दें, तो ये डिफॉर्मेशन का था। इससे पहले वाला ये कौन सा था? ये एनर्जी सोर्सेस का था, ठीक है, एनर्जी सोर्सेस। और उससे पहले वाला काइनेमेटिक्स से था, ये वाला, ये काइनेमेटिक्स है, ठीक है जी। ओके, देखिए मैं प्लीज ये फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आगे जो पेपर्स आएंगे सर ये तो हमें आता है हम तो कर लेंगे, ये वाली बात नहीं कीजिएगा। अगर आता भी है तो मस्ट टेक क्लास,
बिकॉज ऐसा कोई ऐसा हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं, आप अपने आंसर्स रीचेक कर सकते हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन मसल्स, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। 2 मार्क्स। इतना सिंपल से, इतना आसान है, आपने एक बस सही से आपने लिख दिया तो फिर देखें। क्लियर होगी बात? कोई ऐसा मसला? नहीं। ओके जी। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सजेस्ट व्हाट हैपेंस इफ ही एक्सटेंड्स द स्प्रिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जी कौन जवाब देगा? अगर ये बहुत ज्यादा इसको खींच देता है और इसकी इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से ये आगे बढ़ जाता है ये स्प्रिंग, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं भी होते हैं, दे हैव सम लिमिट, ठीक है। अगर बियॉन्ड दैट लिमिट यू विल, इफ यू गो बियॉन्ड दैट लिमिट, सो the load will not be directly proportional to the extension, right? तो इधर भी यही लिखना है, सिंपल एक ही सेंटेंस से एक ही जुमला लिखना है कि अगर ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्रॉस करता है तो लोड विल नॉट बी proportional to extension, right? समझ आ गई बात? एनी प्रॉब्लम? नो। ड्यूरिंग वन एक्सटेंशन, ये आना जाना क्लास में क्यों हो रहा है, ये बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। ड्यूरिंग वन एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम 70 to 93 centimeter. The average force exerted by athlete is 400 Newton. Right? So calculate the work done by the athlete in one extension. तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपकी 400 है, डी आपके पास, डिस्टेंस कितना है आपके पास 0.23, ठीक है। सो इट बिकम्स 92 जूल। अब ये पता है, कोई बता सकता है ये मैं कहाँ से लेकर आया हूँ? 0.23, 0.23 कहाँ से लेकर आया हूँ? जी, कैन एनी वन टेल मी कि मैं ये 0.23 कहाँ से लेकर आया हूँ? सवाल में तो कहीं गिवन ही नहीं है ये। मारी कह रही है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या भाई? आप ये देखें ना, 93 में से 70 माइनस करें कितना होगा? 23, 23 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आप हमें हमें मीटर में चाहिए, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। तो आपके पास वर्क कितना आ गया? आपके पास 92 जूल आ गया। उसके बाद कहते हैं डिस्क्राइब हाउ द एथलीट कैन यूज द वैल्यू ऑब्टेन इन वन टू डिटरमाइन हिज एवरेज पावर ड्यूरिंग द 60 सेकेंड। सो द स्टूडेंट मस्ट determine the number of time he extends the spring, right, in 60 seconds. The time frame is 60 seconds, and in order to find out power, the value of power, so he must determine the number of time he extends the spring in 60 seconds, then calculate power from the formula work done over time, right? यही चीज लिखनी है आपको यहां पर। क्योंकि वो जितने टाइम वो स्प्रिंग को एक्सटेंड करेगा 60 सेकेंड के ड्यूरेशन में, वो उसका टोटल वर्क होगा, ठीक है ना। सो
the student must determine the number of time the student must determine the number of time he extends the spring in 60 seconds. He extends the spring in 60 seconds, right? And calculate power from the formula. Power is equal to total work done over time. देखिए स्पेसिफिक स्पेसिंग में आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करना होता है जी बच्चों. एनी प्रॉब्लम इन दिस वन? वी शुड गो अहेड और नॉट? आगे बढ़े? कोई सवाल? Figure 4.1 shows a cylinder with a piston that contains a gas. A liquid occupies a much smaller volume than a gas, which has the same number of molecules. Explain why there is this difference. लिक्विड कम वॉल्यूम में क्यों समा जाता है गैस के मुकाबले में? ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल के मुकाबले में दे आर क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, दे आर क्लोज टू ईच अदर और गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, ये फर्क है. So gas molecule have larger spaces between them, whereas liquid molecules are closer to each other, which keep them together. Right? Which keep them together. तो इसको भी लिख लेते हैं. Gas molecules have large spaces between them, whereas liquid molecules are closer to each other, which keep them together. To mark. The volume of the gas changed from V1 to V2 as the piston moved into the cylinder. This increased the pressure from P1 to P2. The temperature remains the same. State the formula that that relates V1, V2, P1 and P2. Yes. कौन जवाब देगा इसका? जी ये लास्ट क्लास में भी हमने रिवाइज किया था. Who will answer this? Arish, Iman, Ikra Gul, खतीजा रियाज न्यू स्टूडेंट. जी कौन जवाब देगा इसका? ये कौन है? हाँ मायदा कहती है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2. इकरा कहती हैं ये क्या जवाब दिया? ये तो कोई जवाब ही नहीं है. इकरा कुल कह रही है P इज इक्वल टू A ओवर F. नो. आरिश कह रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. आरिश योर आंसर इज करेक्ट.
और आपको इस सही आंसर पर मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। V1 P1 इज इक्वल टू P2 V2, ये है इसका फॉर्मूला। वेरी गुड, ठीक है जी, तनीषा ने भी यही कहा। आगे बढ़ते हैं जी। इकरा गुल ने सिर्फ जो है वो इस बात पर वो हंसी है, पता नहीं क्यों हंसी आई है। P1 इज इक्वल टू P2 V2 में क्या हंसने की बात थी? द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज 1.2 multiplied by 10 raised to the power 5 pascals and its initial volume is 100 centimeter cube. The cross sectional area of the piston is 5.0 centimeter square. The piston is pushed in a distance of 8 centimeter. Calculate the final pressure of the gas in the cylinder. So P1 V1 is equal to P2 V2, right? So sir P1 कितना है? इनिशियल प्रेशर सवाल में गिवन है 1.2 10 raised to the power 5 pascals. What is V1? V1 is equal to 100 centimeter cube. What we have to calculate, sir? Final pressure, which is P2. Sir unknown है. Sir what is V2? जी V2 क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम 100 दिया हुआ है. Piston is pushed in a distance of how much? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल आपको दिया हुआ है पिस्टन का ये. इसको आप जितना वो पिस्टन पुश इनवर्ड हुआ है उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो 8 5 हो गया 40. ठीक है, 40 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम निकल आया. ठीक है ना? कौन सा वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम. ठीक है ना? अच्छा इनिशियल, अच्छा फाइनल वॉल्यूम ने ये फाइनल वॉल्यूम ये कब निकलेगा? जब उसके इनिशियल वॉल्यूम जो उसका कितना था? 100 था. 100 में से आपने 40 निकाला तो ये कितना बन गया? 60. तो कितना हो गया? 60. तो V2 आपके पास होगा 60 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर इसको हम डिवाइड में ले आएंगे. मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60. सो हाउ मच बेटा? इसका आंसर आएगा 2.0 10 raised to the power 5 pascals. 3 mark, right? Explain using ideas about molecules why the pressure of the gas changes. जी, जैसे आपने पिस्टन को मूव इनवर्ट किया तो प्रेशर चेंज हो गया. क्यों हो गया? मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में इसमें बताएं. तो भाई क्या होगा कि जब वॉल्यूम कम होगा तो वी ऑल नो के मॉलिक्यूल्स हिट द वॉल more frequently, more frequently, right? मुझे इतना पढ़ाने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मजा आ रहा है. नहीं आ रही बात समझ? घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं ना, घर पे बैठ के पढ़ाने में जो है ना वो ज्यादा मजा आता है. ठीक है, ओके जी. क्वेश्चन नंबर 5. ये कोई मसला तो नहीं है सवाल में? सबको सब कुछ क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अ स्टूडेंट यूजेस the circuit shown in figure 5.1 to investigate a resistor R. Describe how the student uses the apparatus in figure 5.1 to obtain a range of ammeter and voltmeter readings. First of all, beta, you must have to analyze the given circuit. You must know all the symbols of electronic components. So one by one, I will be asking to all of you, what is this representing? Yes, ये क्या represent कर रहा है? क्या लगा हुआ है सर्किट में? जी बच्चों,
Who will answer this? एमीटर, माहिदा ने कहा एमीटर, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आपको मेरी तरफ से क्या मिल सकता है आपको? अब तो अब आप स्कूल भी नहीं आएंगी, तो चलें फिर देखते हैं, कुछ कुछ ना कुछ आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे देंगे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कौन बताएगा? जी भाई, ऑडियंस से सवाल है, व्हाट दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स? माहिदा चौधरी चौधरी ने फिर जवाब दिया, वोल्ट मीटर, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दिस इज वोल्ट मीटर। व्हाट इज दिस सिंबल? यस, ये क्या बता रहा है, ये क्या है? बैटरी। माहिदा चौधरी फुल फॉर्म में है और हर सवाल का आंसर सही दे रही हैं, और ये बहुत खुशाइंद बात है। आज माहिदा टेंशन में नहीं है, इसलिए जवाब दे रही हैं। बिलाल कह रहे हैं सर ये बिटरी है। बिलाल को आज बहुत रोजा लगा है, और लगता है आज अफ्तार भी सही नहीं किया, तो बैटरी को बिटरी लिख रहे हैं। इकरा तालियां बजा रही हैं बैठ के, और रोशनी जो है वो उनको मुबारकबाद दे रही है। अच्छा जी, ये क्या है, ये कौन बताएगा? व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? कौन बताएगा? माहिदा ने फिर सही जवाब दिया, वेरिएबल रजिस्टर है सर ये, और इसका और सही आंसर क्या होगा? रियोस्टेट। ठीक है ना, वेरिएबल रजिस्टर है ये। क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। वेरी गुड। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? देखो, सर्किट की एनालाइजिंग करवा रहा हूं ताकि पता चले। वेरिएबल रजिस्टर ना, सही है ना, रजिस्टर सही तो बोला है। ये सिर्फ ये खाली रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर है। खाली का मतलब ये है, इट्स अ फिक्स रजिस्टर, एंड दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स रजिस्टर एंड अ वेरिएबल रजिस्टर? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर? यस, फिक्स रजिस्टर में आपको वैल्यू रजिस्टर की फिक्स होती है। अगर 200 ओम्स का है, वो 200 ओम का ही रहेगा। और जो है वो वेरिएबल रजिस्टर में जैसे रियोस्टेट है, सो यू हैव द चॉइस कि आप जो है उसको वेरी करके आप जो है उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हैं। और रियोस्टेट इज यूज टू कंट्रोल द करंट। नहीं नहीं, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं मैसेजेस पढ़ता भी जा रहा हूँ, और जो काम के मैसेज है उनको पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब वो कहते हैं, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूज द apparatus 5.1 टू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स। तो जब वो रियोस्टेट को एडजस्ट करेगा, तो उस क्या होगा? उसको डिफरेंट वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी वोल्टेज और एम मीटर के अंदर की यानी वोल्टेज और करंट वो बाय द एडजस्टमेंट ऑफ द रियोस्टेट he will get the range of ammeter and voltmeter readings. So adjust the rheostat to obtain a range of ammeter and voltmeter reading. ऑनलाइन क्लासेस की इंचार्ज जो है वो मारिया हैं, और वो इंचार्ज क्या करेंगी? वो इंचार्ज ये करेंगी कि वो अटेंडेंस जो है ना हर क्लास में, उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया करेंगी। ये क्लास बंद हो जाएगी, आपने इसको जो है वो करना है। ज्यादा चैट नहीं करें, क्योंकि फिर मैं चैट ब्लॉक कर दूंगा, मैं फिर वो डिस्टर्बेंस। The potential difference across any conductor is directly proportional to current, provided
temperature of conductor is kept constant. Right? Using the result in figure 5.1, show that resistor obeys Ohm's law. अब आपको ये बात बतानी है कि जो रजिस्टर लगा हुआ सर्किट में ये ओबे कर रहा है ओम्स लॉ को, ठीक है, इट ओबेज ओम्स लॉ। तो अब आप जरा सा थोड़ा सा वर्किंग करें, और V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V आपके पास सवाल के मुताबिक 7.6 है, और करंट जो है वो 320 मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। आर बताएं मुझे क्या आ रहा है जी, आर आर की वैल्यू बताएं मुझे क्या आ रही है। जी, 2.375 इकरा ने भी कहा, माहिदा चौधरी ने भी यही कहा कि 23.75, ठीक है। अब इसी तरह से इन दो को भी करें तो आपके पास कमोबेश यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ, देखें एक बात समझ लें, अगर टेम्परेचर, ओम्स लॉ ये क्यों कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, क्योंकि अगर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके पास, मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रही है, बल्कि वो फिक्स्ड ही हुई है, ठीक है ना, फिक्स्ड है। तीनों को सॉल्व करने पे आंसर 23.75 ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे बस, R इज इक्वल टू V ओवर I, ठीक है। ये ओम्स लॉ की मैथमेटिकल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको। कोई दो वैल्यू शो कर दें यहाँ पर, इन दो को इस्तेमाल यूज करते हुए यहाँ पर, एक तो मैंने यहाँ कर दिया और दूसरी आप कर दें, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। उसके बाद, द स्टूडेंट हैज अवेलेबल एन एमीटर विथ 5 रेंजेस मार्क्ड, 0 से 10 का भी है, 0 से 200 मिली एम्प का भी है, 0 से 20 मिली एम्प का भी है, 0 से 2 मिली एम्पेयर का भी है, और 0 से 0.2 मिली एम्प का भी है। सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट यूज ऑफ द डिफरेंट रेंजेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो आप इन्वेस्टिगेशन ये जो कर रहा है, तो 320 मिली एम्पियर के लिए इन तीनों में से कौन सा बेस्ट अवेलेबल रेंज का एमीटर दस्तियाब है। तो 320 के लिए आपके पास 0 टू, फॉर 320 मिली एम्प
रेंज आपको कौन सी मिलेगी? 0 से 10 एम्पियर की, ठीक है ना। और 220 मिली एम्प के लिए भी यही सही रहेगा, ठीक है ना। एंड फॉर 220 मिली एम्प, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, अब कौन सा है? 100 मिली एम्प के लिए। 100 मिली एम्प के लिए तो 0 से लेकर 200 मिली एम्पियर वाला बेस्ट रहेगा। किसके लिए? फॉर 100 मिली एम्प के लिए, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Question number 6. Figure 6.1 shows the fuse inside the plug of a hair dryer. State how the fuse protects the wire in the hair dryer. ठीक है, तो आपको पता है प्राइमरी फंक्शन ही जो है वो फ्यूज का ये है कि इट कट्स ऑफ द सर्किट व्हेन द करंट इज हाई, ठीक है। सिंपल हम यहाँ लिख दें, इट कट्स ऑफ द सर्किट। इकरा ये जो है ना स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें, ये जो 10 स्टूडेंट्स है पार्टिसिपेंट का, प्लीज। इट कट्स ऑफ द सर्किट व्हेन करंट इज हाई, व्हेन करंट इज हाई, ठीक है, राइट। इस तरह से आपका हेयर ड्रायर बच जाएगा, ठीक है ना। द हेयर ड्रायर इज रेटेड एट 240 वोल्ट्स, 1500 वॉट्स। इट इज स्विच्ड ऑन। कैलकुलेट द करंट इन द हेयर ड्रायर। आपको नजर आ रहा है, आपको पावर दी हुई है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगेगा V/I। तो V/I पावर आपको दी हुई है 1500 वॉट्स की, और 240 आपको वोल्ट दिए हुए हैं। आय आपको निकालना है। सो आप सिंपल इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आपके पास करंट आ जाएगा 6.25 एम्स, राइट। ये भी हो गया, ठीक है। सजेस्ट सुटेबल रेटिंग, करंट रेटिंग फॉर द फ्यूज। आप आराम से जो है वो 7 से 13 एम्पियर्स तक का जो है वो करंट रेटिंग वाला फ्यूज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द हेयर ड्रायर डज नॉट contain an earth wire to connect to the plug. The state the feature of the hair dryer which ensures that it is safe to use without an earth wire, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको हेयर ड्रायर की जो केसिंग होती है, इट मस्ट बी डबल इंसुलेटेड। तो आप लिखेंगे डबल इंसुलेटेड केसिंग जो है, इट विल मेक श्योर दैट इट विल बी सेफ, ओके। जब डबल इंसुलेशन होगी तो अर्थ वायर की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी और आपका हेयर ड्रायर सेव रहेगा विद किसी भी डैमेज से, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7। Figure 7.1 shows a part of a torch. The torch does not contain a battery. The torch is shaken, and this causes the magnet to move backward and forward through the coil. Explain why an electromotive force is induced in the coil when the magnet moves. And we all know that फेरेडे ने ये बात दरियाफ्त की थी, उसने डिस्कवर किया था कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मूवमेंट between coil and the magnet, due to the movement of the magnet inside the coil or out of the coil, there is a change in magnetic flux. Flux में change आता है, and due to the change in the magnetic flux, the coil has a induced EMF. So हम यहाँ लिख सकते हैं in our wordings when magnet approaches the coil, its magnetic flux changes, which induce EMF in the coil. फिर कह रहा हूं, try to answer in the defined
स्पेस जो दी हुई है स्पेस, उसी के अंदर कोशिश करें कि आप, इकरा आपने अभी तक मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है। इकरा, आर यू इन द क्लास? क्लास में हैं आप? ओके, थैंक यू। जी मिल गए मुझे। ओके, नाउ स्टेट वन वे टू इंक्रीज द ईएमएफ इंड्यूस। मैं जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर ईएमएफ, उसके उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाहता हूँ, उसको बढ़ाना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास तीन तरीके हैं। टू मूव द मैग्नेट फास्टर इन द कॉइल, इन एंड आउट ज्यादा तेजी से करूं मैग्नेट को कॉइल के अंदर, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा ज्यादा। या इस कॉइल के टर्न्स बढ़ा दूं, और या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को इस्तेमाल करूं। ये तीनों तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं। आप कोई भी इसमें एक तरीका लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, द करंट इन द कॉइल इज प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम द लाइट इमिटिंग डायोड इन द स्पेस बिलो। ड्रॉ द circuit symbol for an LED. Yes, this is not LDR, this is LED. LED is light emitting diode. What is light emitting? फुल फॉर्म है इसकी लाइट इमिटिंग डायोड, राइट। इसका सिंबल बनाना है सर्किट में, कैसे सिंबल बनता है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। दिस इज द सिंबल, सिंबल फॉर द एलईडी, राइट। ये एरोज बनाते हैं, ठीक है जी। ये एलईडी का सिंबल है, ठीक है ना। एन एलईडी इज मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ लाइट देन अ फिलामेंट लैम्प, राइट। जो फिलामेंट लैम्प के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है ना, जिसमें टंगस्टन वायर होती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इट बिकम्स हॉट एंड इमिट्स लाइट, ठीक है। उसमें हीट की जो है वो भी होती है, हीट भी होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। जी, जो एंड तक क्लास में रहेगा बिल्कुल उसी की अटेंडेंस काउंट होगी, ठीक है जी। जो बीच में लीव कर जाएगा वो कहता रहे कि मैं क्लास में हूँ, आप प्लीज एक या ऑडियो मैसेज कर दें ग्रुप में कि सर ने कहा है कि जो है जो कंप्लीट क्लास में रहेगा तो वही एंड तक रहेगा, उसी की अटेंडेंस काउंट होगी। सो एक्सप्लेन व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस। कहता है एलईडी इज मोर एफिशिएंट, एलईडी इज मोर एफिशिएंट, ठीक है ना, देन अ फिलामेंट लैम्प। तो उसका इसका इस ये स्टेटमेंट कैसे, इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसकी एक्सप्लेनेशन का तरीका, मतलब इसका आंसर ये होगा कि जब हम एलईडी को इनपुट पावर देते हैं तो वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनपुट पावर जो उसको मिलती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? लाइट के अंदर। उससे अब मैक्सिमम आपको इसमें बहुत कम लॉसेस होते हैं, जैसे फिलामेंट लैम्प में लॉस होते हैं हीट की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं होता। तो हम लिखते हैं कन्वर्ट मोर इनपुट पावर, मोर इनपुट पावर इनटू लाइट। ये इसीलिए एफिशिएंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, figure 8.1 show the circuit diagram containing a 2000 resistor ohm resistor of constant resistance and a thermistor। ये थर्मिस्टर का साइन है। अभी हमने रियोस्टेट का देखा था तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि थर्मिस्टर, नो, थर्मिस्टर का साइन अलग होता है, उसका अलग होता है, रियोस्टेट का अलग। ये फिक्स्ड है, ये थर्मिस्टर है। और थर्मिस्टर में क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है सर्किट का। तो एट वन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज, एक किसी खास टेम्परेचर पर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 1200 ओम्स थी। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2000 ओम रेजिस्टर एट दिस टेम्परेचर। तो हमें पता है मशहूर जमाना फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। तो V आपके पास कितना है? अच्छा,
आपके पास वी आपके पास कितना है? 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट हो गया आपको। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ओके। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था पोटेंशियल डिवाइडर का, तो मैंने आपको वो फॉर्मूला भी लिखवाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है ना? तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो हम लिख लेते हैं और उसके जरिए हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी सोर्स इज इक्वल टू, ओ सॉरी, वी हमें किससे पे निकालना है? 2000 पे निकालना है ना, 2000 ओम पर वोल्टेज निकालना है। यानी अगर मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगा दूं तो यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आएंगे? तो इज इक्वल टू आपके पास वी सोर्स, जो कि जिससे आपको वो मिल रही है, R2/R1+R2। सही है। तो इस पर आपको वी सोर्स है 12, R2 आपके पास कितना है? 2000। ठीक है, 2000। और थर्मिस्टर की आपको दी हुई है 1200 एट वन टेम्परेचर प्लस 2000। तो बताएं कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं? जी जी शाबाश, जल्दी से बताइए। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस? बस एक दफा अटेंडेंस होगी, बार बार अटेंडेंस नहीं होगी। जी बताइए, जल्दी बताइए, क्या ग्रुप पे बता दीजिए। पहले मैं चैट खोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज जगह ज्यादा बात नहीं कीजिएगा। बताइए जी, मैंने चैट ओपन कर दिया। जी पोटेंशियल डिफरेंस बता दें बेटा, कैलकुलेट करके जल्दी से। 7.5। बिल्कुल सही आ रही है, 7.5 सही है, सही आ रही है। आई एम ग्लैड कि जो मायदा जो है वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2000 ओम रजिस्टर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब एट वन टेम्परेचर जा रहा है, जब इसमें लिखा हुआ है कि थर्मिस्टर की, हमें पता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस थर्मिस्टर की डिक्रीज होती है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो इसका इफेक्ट 2000 ओम रजिस्टर पे क्या पड़ेगा? ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हम यहाँ लिखेंगे ये रीजन कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर फॉल करती है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसी वजह से, जब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस की फॉल करेगी तो हाई करंट जो है वो फ्लो करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे 2000 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में आपके पास टोटल वोल्टेज तो वही 12 वोल्ट के ही बराबर होंगे, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट बढ़ जाएगा, और उस वजह से यहाँ पर जो 2000 ओम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज आपको लिखनी है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर फॉल्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज ऑन विल इंक्रीज इन 2000 ओम रजिस्टर। ये एक पहला पार्ट है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खुद लिखिएगा इसको आफ्टर द क्लास, या अभी लिख लें, जो भी है। समझ तो लिया है ना आपने? ये सवाल हम अभी स्किप कर देंगे क्योंकि इट इज बिलोंगिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये इसको हम स्किप कर रहे हैं। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी, फिगर 9.1 shows
a parachutist falling vertically towards the ground. ठीक है. The mass of the parachutist is 60 kg and its weight is 600 Newton. What is mean by mass? The amount of matter contained in a body, amount of matter contained in a body, ये आपका मास होता है. और वेट क्या है? The force with which earth attracts the body towards its center. ठीक है, ये दोनों होगा हमारे. Yes, full of gravity. Calculate the acceleration of parachutist when the air resistance is 200 न्यूटन. एयर रेजिस्टेंस 200 है और इसका वेट 600 न्यूटन है. ठीक है ना. तो हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन. वी ऑल नो दैट द मशहूर जमाना फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए. तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 400 हो जाएगी क्योंकि 600 उसका वेट है, माइनस 200 जो कि एयर रेजिस्टेंस है, और हमारे पास मास उसका है 60. तो 400 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया? 400 डिवाइड बाय 60 बताइए. 6 पॉइंट. हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा मारिया ने. 6.7. और हाँ, 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. The parachutists fall from rest at time t is equal to 0. He accelerates non-uniformly until he reaches a terminal velocity of 44 meter per second at 30 seconds. At t is equal to 40 seconds, a parachute opens. He decelerates for 4 seconds, reaching a smaller terminal velocity of 5 meter per second. He then falls at this speed until he lands on the ground at 200 seconds. अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 40 ही एक्सीलरेट नॉन यूनिफॉर्मली. कब से? 0 से शुरू हुआ और 30 तक वो 45 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, 44 मीटर पर सेकेंड तक वो इसी तरह से एक्सेलरेट करता रहा. तो 44 आपका पास कहाँ पर आएगा? ये हो गया 42, ये हो गया 44, और 30 सेकेंड्स कहाँ पर आएगा आपके पास? इसका हाफ 20 हो गया. 22, 24, नो, 21, तकरीबन यहाँ आएगा 30. ठीक है, ये ठीक है जी. ये आप इसको फॉलो करें, ये पॉइंट. तो यहां तक वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा. उसके बाद वो कहता है एट t इज इक्वल टू 40 द पैराशूट्स ओपन. अब यहां तक वो क्या करेगा? इस असना में वो इसी उसमें रहेगा, इसी स्पीड के साथ यहाँ पे उसकी और इतने में वो क्या करेगा? अपना पैराशूट खोलेगा. और पैराशूट खोलने पर ही डीसेलरेट फॉर 4 सेकेंड्स. ठीक है, रीचिंग अ स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी एट 5. अब वो क्या करेगा? ड्रॉप हो जाएगा और ड्रॉप करेगा 5 पर. 5 आपका यहाँ कहीं रीच करेगा. ठीक है, ये आ गया 5. ठीक है ना. बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल.
हाँ, डिसेलेरेट करेगा और डिसेलेरेट करने के बाद, अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी इसको रीच हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड पे, ये यहाँ पर, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड पे उसको टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, रीचिंग, ही देन फॉल एट दिस स्पीड अंटिल ही लैंड्स टू द ग्राउंड, और इसी स्पीड से वो फॉल करता रहेगा, करता रहेगा, और करता रहेगा, और करता रहेगा, और जब तक कि वो जमीन पर ना गिर जाए। ये आपके पास पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? ये आपका 44 सेकेंड्स है, इसको 44 सेकेंड पे ही आपने ड्रॉप करवाना है, ठीक है ना, 44 तक। 40 से 80 के दरमियान कितने का फर्क है? 40 का फर्क है। और बॉक्सेस कितने हैं? 4 हैं। और बॉक्सेस हैं 10 हैं टोटल, ठीक है ना। तो एक कितने का हो गया? 4 का। तो ये यहाँ कहीं गिरेगा, ये मैंने थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर दिया है। ये 44 है, 44 इधर कहीं गिरेगा ये। 44, 48, 52, इस तरह से चलते रहेंगे तो 80 तक पहुंचना है आपने, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, आप लोगों के पास ग्राफ है, आप लोग ज्यादा इजीली उस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज डिसेलेरेशन ऑफ द पैराशूटिस्ट बिटवीन 42 एंड 44 सेकेंड्स। तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, इट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू यू माइनस वी ओवर टी। सो आपके पास यू कितना है? यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अगर वो डीसेलेरेट 44 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है, यहां से कर रहा है ना, डीसेलेरेट नीचे की तरफ आ रहा है, तो डीसेलेरेट यानी ये आपकी हो गई, यू जो है वो आपके पास 44 हो गया। और फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर आके वो ड्रॉप कर रहा है? वो 5 पे कर रहा है। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 5 हो गई। टाइम कितने असना में हो रहा है ये सब कुछ? ये 4 सेकेंड्स में हो रहा है। तो आपने 4 कर दिया, तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। Explain in terms of the forces involved why the parachuter reaches a terminal velocity at t is equal to, बिल्कुल ठीक, at t is equal to 30 seconds, ठीक है। तो जब t 30 था, तो उसने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को इसलिए रीच किया कि एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस बराबर हो गई थी डाउनवर्ड फोर्स से, जो कि उसका वेट है, ठीक है। जब वेट एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो जो भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर जाती है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही आरिश, करेक्ट। द द पैराशूटर डीसेलरेट व्हेन द पैराशूट ओपन्स। अब जैसे ही पैराशूट ओपन होगा, तो सडनली अपवर्ड फोर्स जो कि रेजिस्टेंस थी, वो पैराशूट में क्या हो जाएगी? ये आपने खुद देखना है, मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। अपवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाएगी टू द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही पैराशूट खुलेगा, तो सडनली वो डिसेलेरेट करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गई, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और वेट उसका उस मुकाबले में कम होगा। पार्ट 3 में कह रहे हैं सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन द पैराशूट इज ओपन इज स्मॉलर देन द फर्स्ट। तो उधर भी क्या है कि आपकी जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो इक्वल हो जाएगी वेट एट द लोअर स्पीड, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी।
सही है जी। यहां तक ये एक पूरा सवाल 50 मार्क का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, इन फिगर 10.1 द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द क्रस्ट ऑफ अ वेव इन अ रिपल टैंक। ये वेव जनरेटर है जो कि प्लेन वेव फ्रंट जनरेट कर रहा है। फिगर 10.1 is drawn to scale with 1 centimeter on the diagram representing 4 centimeter in the tank. ठीक है, 4 centimeter in the tank. A crust take 2 seconds to travel from P to Q. Determine the wavelength of the wave in the ripple tank. आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इन दोनों वेव फ्रंट्स यानी इन दो लाइंस के दरमियान का फासला मेजर करेंगे। ठीक है, वो फासला क्या होगा? वो फासला कितने उसका है, यहां से लेकर यहां तक का स्केल से मेजर करेंगे। ये लैम्डा होगा। ये किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर। तो मुझे बताएं कितना आ रहा है जल्दी से। जी, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द रिपल टैंक। यस, कितनी आ रही है? 1.7 सेंटीमीटर। 1.7 सेंटीमीटर। राइट। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है वो कितने रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 सेंटीमीटर इन द टैंक। ठीक है, डिफाइन द टर्म फ्रीक्वेंसी। अब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स और cycles pass in 1 second is called frequency. Is called frequency. Right? Okay. Now, determine the number of waves passed in 1 second. Right? Determine the frequency of the wave. वेव की फ्रीक्वेंसी बता दें। वेव की फ्रीक्वेंसी बता दें। तो वेव की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? एफ इज इक्वल टू 1/t। 1/t। अब मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? जी, फ्रीक्वेंसी बताएं कितने हर्ट्ज आ रही है?
2.5, तनीषा सेज 2.5। सो आप ये देख लें कि 1 ओवर टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है साल में, अक्रॉस टेक 2 सेकेंड्स। सो 1/2 कितना हो गया आपके पास, हाफ। 1/2 कितना हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने कितने ये हो गए आपके पास, P2Q से लेकर 1 2 3 4 5, तो 0.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5 हर्ट्ज। ठीक है, 2.5 हर्ट्ज। ये क्लास ऑफ होगी, इसके बाद दोबारा आइएगा।